हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 की, जिसमें हम लोग देख रहे थे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं। एक हम लोगों ने क्या देखा था, साइटोसोल होता है और एक सेल ऑर्गेनेल्स। ये दोनों कंपोनेंट को कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए पहले इस पे बात कर लेते हैं, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है, हाउ एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो स्टूडेंट्स, इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये एनिमल सेल्स है और ये प्लांट सेल्स है। ठीक है, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर, इसके अगर हम शेप की बात करें तो ये बेसिकली राउंड शेप होता है इसका, है ना। और प्लांट सेल्स की बात करें तो ये क्यूबिकल दिख रहा है, राइट। रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है या कभी कभी ये क्यूबिकल शेप में होता है। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि इसका शेप, एनिमल सेल्स आर राउंड शेप्ड एंड प्लांट सेल्स आर क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर। दूसरी बात कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, यानी कि इसका शेप कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स का शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, या तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे या क्यूबिकल शेप में होंगे। जो भी इसका शेप होगा वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, यानी कि ये रेगुलर शेप्ड होते हैं। ओके, अगर हम साइज़ की बात करें तो प्लांट सेल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज होता है इसका, है ना। बेसिकली अगर हम बात करें इसके डायमीटर की तो 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स का क्या साइज होता है, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स का साइज अप टू 30 नैनोमीटर तक ही होता है। सॉरी, नैनोमीटर नहीं, माइक्रोमीटर, अप टू 30 माइक्रोमीटर। तो ये दो डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपको ये आउटर मोस्ट बाउंड्री दिख रही है इस स्ट्रक्चर में, ये कुछ रिजिड सा दिख रहा है ना। इसमें दो स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक तो क्या, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो होता है इसमें सेल वॉल। बट अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी होती है और इसके अंदर सेल वॉल के बाद की जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल, इसीलिए एनिमल सेल्स में रिजिडिटी नहीं पाई जाती है, बट प्लांट सेल्स आर रिजिड एंड फिक्स्ड शेप। ओके, अब आप अगर इसके सेल ऑर्गेनेल्स को देखो तो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, बट एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं और एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों ही में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स रेयरली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, है ना। किसी किसी प्लांट सेल्स में लाइसोसोम एब्सेंट होता है और किसी किसी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है, एक वेस्ट, जो कि वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालता है, एज वेल एज डेड और अनवांटेड सेल्स जो होते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना, सेल से बाहर निकालना। लेकिन प्लांट सेल्स में ये जो वैक्यूल होता है ना, ये वैक्यूल्स ही ये काम करते हैं, इसलिए इसमें लाइसोसोम की ज़रूरत पड़ती भी है, नहीं भी पड़ती है, ना के बराबर होती है। ओके, अगले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का ही एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल्स में। अभी बस आपको सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन को जानना है, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल्स में अभी आपको
नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल सेल्स डोंट। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि प्लांट सेल्स जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट सेल्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी स्ट्रक्चर में होता है, डैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट प्लांट सेल्स को इसलिए होती है ताकि वो इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकें, और ग्लूकोज बन जाने के बाद इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें जो ग्लूकोज प्राप्त होता है हमें, उसके ब्रेक डाउन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो कम होता है, बट एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फूड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में फूड का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, यानी कि ये ग्लूकोज का एक फॉर्म है स्टार्च, ओके। तो ये स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, और ये स्टोरेज कहाँ होता है तो इसी वैक्यूल्स में होता है। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। और ये इसमें स्टोरेज कहाँ होता है तो इसमें मसल सेल्स होती हैं, उसमें स्टोरेज होता है ना। लास्ट डिफरेंस की बात करें तो एक सेंट्रोसोम, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंट्रायोल, ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है वो अभी तक अननोन है, ये अभी तक पता नहीं चला है। बट अगर हम बेसिकली बात करें तो सेंट्रायोल का रोल होता है सेल डिवीज़न में, इसी में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इसी में क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है, ठीक है। अब आइए इन सभी को हम समराइज़ कर लेते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट सेल्स लार्ज होते हैं और एनिमल सेल्स स्मॉल होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स। सेकंड, इसके शेप की बात कर लेते हैं तो एनिमल सेल्स आर राउंड एंड इरेगुलर, है ना, एंड प्लांट सेल्स आर फिक्स्ड एंड रिजिड। जनरली कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका तो क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर होता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल इसमें भी पाया जाता है, प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है, बट इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्पोररी होता है, बट प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स एंड परमानेंट वैक्यूल्स। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के लोकेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेंट्रली लोकेटेड है, बट प्लांट सेल्स में ये वन साइड में लोकेटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है थोड़ा, है ना। लेकिन एनिमल सेल्स में ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, दैट इज मेंशन हियर। न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल्स में ये एक साइड में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें रेयरली प्रेजेंट होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, ओके। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आप आगे स्टडी करोगे, ठीक है। प्लास्टिड एक जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, है ना। और प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में होता है, बट इसमें लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्मॉलर नंबर। स्टोरेज, फूड स्टोरेज की बात करें तो इसमें एनिमल सेल्स में फूड आर रिजर्व्ड एज glycogen and carbohydrates, but in plant cells food are reserved as starch, okay. सेंट्रोसोम्स लास्ट डिफरेंस क्या है तो सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम जिसमें सेंट्रायोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनिल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 सेंट्रायोल प्रेजेंट होते हैं
वो दोनों सेंट्रायोल मिल करके सेंट्रोसोम बनाते हैं। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। बीच का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन पार्ट जो है ये है सेंट्रायोल। एक सेंट्रायोल इस तरह से होता है और दूसरा सेंट्रायोल इस पे इस तरह से दिख रहा है। ये एक्चुअली में ऐसे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ये दो सेंट्रायोल मिल करके सेंट्रोसोम बनाते हैं। और इस सेंट्रायोल का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है, तो इसमें ये जो ट्रिपलेट्स दिख रहा है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, उसी से मिल करके बना हुआ होता है सेंट्रायोल। एक सिलिंड्रिकल शेप बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल मिल करके, जिसे हम कहते हैं सेंट्रायोल, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको इतने डिटेल्स में नहीं जानना है, बस आप इतना जानो कि सेंट्रोसोम होता है जिसका रोल होता है सेल डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट सेल्स सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट। तो ये है मेजर डिफरेंसेस अमंग एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। दोनों यूकैरियोट्स ही हैं, बट इनमें डिफरेंस पाया जाता है। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आखिर होता क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। The membrane bound structure inside the cell that perform specific functions for the cell are called cell organelles. Cell organelles are basically membrane bound structure है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है and that perform specific functions for the cell. सभी सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब, है ना। अब यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से मेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख रहे हो, ये जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं ना, वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और कुछ साइटोस्केलेटन के भी पार्ट हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये भी माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट है। तो ये तीनों कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन इज व्हाट, तो साइटोस्केलेटन जैसे कि साइटो, जैसा कि आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है, साइटो। साइटो मीन्स होता है सेलुलर और साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। तो इस कोशिकीय कंकाल को साइटोस्केलेटन कहा जाता है, यानी कि ढांचा, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में ये साइटोस्केलेटन का रोल होता है। उसी के ये तीनों कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं तीनों से मिलकर के साइटोस्केलेटन बनता है, ठीक है। तो मेन सेल ऑर्गेनेल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। इन्हीं 6 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें डिटेल्स में जानना है। तो आज हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ओके। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। इसी न्यूक्लियर इन्वेलप से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ लार्ज डायनेमिक स्ट्रक्चर दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इन्वेलप इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी दोनों स्ट्रक्चर का एक लार्ज नेटवर्क होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है।
तो इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो उसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड्स से बना हुआ होता है। जस्ट लाइक दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड्स का ही बना हुआ होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है और इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्ट्रक्चरल बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्शन की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज एंड स्पर्मेटोजोआ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ओके, अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम RER कहते हैं शॉर्ट में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस पार्टिकल्स को राइबोसोम कहा जाता है। RER इज प्रेजेंट मेनली टुवर्ड्स द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके जस्ट सटे हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज मेंशन हियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट मेनली टुवर्ड्स द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ये प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप से जस्ट सटे हुए होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It looks rough under a microscope because it has particles attached to its surface. These particles are called ribosomes. तो ये जो particles दिख रहे हैं इसके surface पे, इसे हम ribosomes कहते हैं। What is ribosome? तो the ribosomes जो कि सभी active cells में present होते हैं, it is the site of protein synthesis. Protein synthesis इसी particles के through, ribosome के through protein की synthesis होती है। इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस? तो सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। और कहाँ पे होती है? तो इसका लोकेशन क्या है? तो राइबोसोम। अब प्रोटीन जब बन जाती है तो उसे हम कहेंगे सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो गया, सिंथेसिस हो गई, देन वी कॉल दिस एज synthesized proteins. The synthesized proteins are then sent to various places in the cell depending on need. अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, उसके बाद इसे सेल में जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ इस प्रोटीन को भेजा जाता है। किसके थ्रू? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उसके लोकेशन तक पहुंचाना, है ना। अब हम इसके दूसरे टाइप्स की बात कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो सिंपल है कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ACR इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है ये, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सेल मेम्ब्रेन की तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसमें राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है ना। तो जैसे जैसे इसके सरफेस से राइबोसोम्स हटते जाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता जाता है। तो एक्चुअली में अगर हम कहें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंथेसिस होती है। इट लैक्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, देयरफॉर इट लुक्स स्मूथ एंड हेंस कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका जो सरफेस है वो स्मूथ दिखता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन वेसिकल। रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कुछ सैक्स लाइक शीट लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक के ऊपर एक ऐसे सजा हुआ है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका ट्यूबुलर मेम्ब्रेन वेसिकल्स होता है। दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। लिपिड क्या है? तो लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स आर फैट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि फैट यानी कि वसा जो होता है, तेल घी वगैरह में जो पाया जाता है उसे हम लिपिड्स कहते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। Some of these proteins and lipids are used in the synthesis of new cellular membrane। अब इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, जिस प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? तो सेलुलर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, है ना। कोई भी, जैसे कि सेल का डिवीज़न होता है, राइट, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, दो सेल डिवाइड होते हैं, है ना, एक सेल से दो सेल बनता है। तो जब नए सेल की सिंथेसिस होगी तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी बनेगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए इसी लिपिड की ज़रूरत होती है ना। तो किसी भी सेल का जो सेलुलर मेम्ब्रेन होता है उसके सिंथेसिस में ये लिपिड्स यूज्ड होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेलुलर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones। कुछ प्रोटीन लिपिड सेलुलर मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में यूज होते हैं। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम एंड हार्मोन्स की तरह रोल प्ले करते हैं। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की भी सिंथेसिस करता है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की भी सिंथेसिस करता है। ठीक है। आइए अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। हम लोगों ने क्या क्या देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। ये एक चैनल की तरह काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। स्पेशली किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? तो प्रोटीन्स की। और कहाँ कहाँ इसका ट्रांसपोर्ट होता है? तो वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना। एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वेरियस लोकेशन पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। कोई प्रोटीन ऐसा है जिसको क्या करना है? सेल से बाहर निकालना है ना, किसी अदर सेल्स में जाना है, किसी अदर सेल में। तो ये यहाँ से प्रोटीन इस गोल्जी एपेरेटस में सेंड किया जाएगा वेसिकल्स के थ्रू। फिर इस गोल्जी वेसिकल्स के थ्रू ये सेल से बाहर जाएगा और दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा। या फिर अगर इसी सेल में अगर कहीं पे कोई रिकवरी करनी है, कोई ऑर्गेनेल्स को अगर किसी रिपेयर की ज़रूरत है तो इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा किसी अदर मटेरियल्स के पास, किसी अदर सेल ऑर्गेनेल्स के पास इसे सेंड किया जाएगा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह काम करता है जो कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह, या तो ये साइटोप्लाज्म में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है या फिर एक सेल से दूसरे सेल्स में भी पहुंचाने में ये हेल्प करता है। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें, इट एक्ट्स एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। तो ये सब में एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक्ट करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है ताकि इसके सरफेस पे बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सके। इन द लीवर सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस का सेवन करते हैं, है ना, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को लेते हैं। तो उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उसके पॉइजन्स को, उसके ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इन सभी को डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। द SCR also helps in the synthesis of fat molecules, that is lipids। लिपिड की सिंथेसिस में भी SCR का रोल है।
The SER also takes part in the synthesis of steroid hormones। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लिपिड्स की भी सिंथेसिस होती है, इसके अलावा ये हार्मोन्स और एंजाइम्स की भी सिंथेसिस करता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है और एंजाइम्स फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल सेल्स में जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, या प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में स्टार्च का स्टोरेज होता है, तो इसके ब्रेक डाउन में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन डाइजेस्ट करता है? एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन होता है ना। तो उसमें जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है उसकी सिंथेसिस किसके द्वारा होती है? SER के द्वारा। ओके, SER व्हाट? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने से पहले इसे फोल्डिंग की जाती है, इसकी फोल्डिंग की जाती है और फिर तब इसकी सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि जगह पे, लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे इसे भेजा जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। तो ये तीनों ही फंक्शन में RER एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी RER के थ्रू ही बनाए जाते हैं, यानी RER में इस डाइजेस्टिव एंजाइम की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। ठीक है, तो ये हो गए फंक्शन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमें बस इतना ही जानना था। इस 9th क्लास में आपको बस इतना ही जानना है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे और उसका मेन फंक्शन क्या होता है। बस इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं जानना है, तो आपके लिए इट इज़ एनफ, मोर देन एनफ। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, दैट इज़ गोल्जी एपेरेटस। ओके, तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।